वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग दो चैप्टर के बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर होंगे, उनको मैं समाहित करने का प्रयास कर दिया हूं। इसमें आज की वीडियो के माध्यम से हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्य यानी क्यों स्थापना हुई, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नरम दल था उसके बारे में, उसकी विचारधाराओं के बारे में, और जो गर्म दल था उसकी विचारधाराओं के बारे में और उसके बारे में समझेंगे। यानी कांग्रेस जो संस्था या जो एक प्रकार से एक पार्टी बनी, जो कि एक प्रकार से जो पार्टी बनी, इसमें दो पार्ट में आप देखते हैं। जो कांग्रेस की शुरुआती विचारधारा रही है ये उदारवाद की विचारधारा रही है 1985 से लेकर के आप देखते हैं 1905 तक, ठीक है। आपकी जो उदारवाद विचारधारा है वो चलती है। और 1906 से लेकर के 1919 तक या 1918 तक आप 1919 तक बेसिकली चलती है कौन सी विचारधारा? उग्रवाद की विचारधारा, जिसको आप वो जो है गर्म दल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और सब एक प्रकार से घुल मिल जाता है। फिर उसके बाद में गर्म दल और नरम दल सब मिल करके और एक प्रकार से एकजुट होकर के सब लोग अंग्रेजों का विरोध करने के लिए आंदोलन करने लगते हैं, ठीक है। आइए, राजनीति विज्ञान का नवीनतम बैच 2025, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसमें सबसे पहले उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांत और कार्यविधि को समझेंगे। देखिए, बेसिकली उदारवाद और जो है उग्रवाद, ये दोनों कांग्रेस के नेताओं से रिलेटेड हैं। कांग्रेस एक संस्था थी। सबसे पहले मैं पूरी की पूरी कहानी आपको समझा दूं। 1858 ईस्वी के बाद में क्या हुआ, जब 1858 का अधिनियम बन गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई। फिर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता जाने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश की जो महारानी थी विक्टोरिया, वो तो कुछ दिनों तक एक प्रकार से ठीक ठाक नियम आए, लेकिन उसके बाद में नियम वगैरह, जैसे कंपनी थी, कंपनी से बेहतर हो, मतलब कंपनी से और बदतर होने लगे। यानी एक प्रकार से अब शासन एकदम से कहीं ना कहीं पे जो मन होता था नियम कायदे बना करके यहाँ पर भेज देते थे। कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नाखुश थे। अब ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम उसको कहा जाता था। वो आयरलैंड जो था वो ब्रिटेन का ही हिस्सा हुआ करता था, आज भी है। ब्रिटेन में 3-4 देश शामिल हैं बेसिकली, ऐसे आपका आयरलैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, ये सब शामिल है। तो उत्तरी आयरलैंड का एक व्यक्ति था जो कि एक प्रकार से अंग्रेजों की तरफ से भारत में आया था यहाँ पर, और वो एक प्रकार से IAS टाइप की जो परीक्षा आज हमारे यहाँ होती है, ऐसी ही परीक्षा वहाँ पर होती थी, उसको उत्तीर्ण करके यहाँ पर आया था और यहाँ पर बड़े पद पर एक प्रकार से था। तो वो भारतीयों के प्रति श्रद्धा रखता था, भारतीयों के प्रति थोड़ा दया भाव रखता था, मतलब भारतीयों के प्रति लगाव उसको था, A.O. ह्यूम को। तो उसने लोगों से कहा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो विरोध करते थे वो कैसे करते थे, जनता लोग विरोध करती थी, कोई एक नेतृत्व नहीं था, कोई एक संस्था या कोई एक जो है पार्टी नहीं थी जिसके आधार पर है, जिसको आधार बना करके हम लोग बात करें। यानी कोई, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर ऐसे पढ़ाता बिना चैनल के माध्यम से तो आप शायद मुझे ना पढ़ते, लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट चूँकि एक प्लेटफॉर्म है, इस माध्यम से मैं आपको बातें बता रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही एक प्रकार से एक माध्यम की, एक आधार की और एक संस्था की ज़रूरत एक प्रकार से है भारतीयों को, ऐसा A.O. ह्यूम को लगने लगा। A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने भारतीय नेताओं को बुलाया, जिसमें कई सारे नेता शामिल थे। दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, जो है फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, ब्योमचंद बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, ऐसे तमाम नेताओं को इकट्ठा किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एक प्रकार से स्थापना है, ये एक प्रकार से कब होती है? 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो बम्बई में था, वहीं पर एक प्रकार से इसकी बैठक होती है और कहा जाता है कि एक संस्था का निर्माण किया जाए, एक कांग्रेस बनाई जाए, एक पार्टी बनाई जाए, जो कि एक प्रकार से उस पार्टी के माध्यम से पूरे भारत की बात या पूरे भारतीय जनता की बात हम अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, ऐसा A.O. ह्यूम ने बताया। इसीलिए A.O. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक भी माना जाता है। उसके पहले अध्यक्ष कांग्रेस के ब्योमचंद बनर्जी जरूर बनाए गए, लेकिन इसके जो संस्थापक माने जाएंगे वो अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, चूँकि उन्हीं के नेतृत्व में या मतलब उन्हीं के एक प्रकार से परामर्श पर ये संस्था का निर्माण किया गया। जो आज कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी 1885 में ही बनी वाली कांग्रेस पार्टी है, जो आज एक प्रकार से है, जो अपने मूल्यों को कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत भूल चुकी है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से आप देखेंगे कि आज भी वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। हालांकि वो सिचुएशन, वो बात दूसरी थी, ये बात दूसरी है। तो इस युग में दादा भाई नौरोजी
बड़े विद्वान आदमी, फिरोज शाह मेहता जी, दीन शाह वाचा जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिनको WC बनर्जी कहते हैं, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस पर छाए रहे। यानी एक प्रकार से 1900 जो गरम दल है बेसिकली, मतलब जो उदारवाद है, 1885 में चूँकि कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना किस लिए हुई आप सभी को पता हो गया होगा कि क्यों हुई भाई। इसलिए हुई चूँकि एक प्रकार से देशवासी को इकट्ठा करने के लिए और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संस्था की, एक पार्टी की ज़रूरत थी। वो पार्टी बनी कांग्रेस। ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक एक प्रकार से ये उदारवाद का दबदबा रहा। उदारवादी बेसिकली एक प्रकार से अंग्रेज़ों की नीतियों में एक प्रकार से विश्वास करते थे और अंग्रेज़ों से एक प्रकार से लेटर के माध्यम से लिख लिख करके उनसे अपने जो शिकायतें होती थी वो करते थे। मतलब कि एकदम से दबे पाँव से, यानी डर डर करके शिकायत करना। जैसे कि आजकल मतलब कि आजकल आपको कोई काम करना है तो जैसे आजकल की सरकारें हैं, हम जैसे मोदी जी कोई नियम बना रहे हैं तो उसको हम फॉलो करते हैं। आप कोई कमी रह रही तो हम चिट्ठी लेकर के मोदी से बताएंगे कि हाँ गुरुजी, मोदी जी इसमें एक कमी रह रही है, ठीक है, या इसमें कमी रही, उसका विरोध करेंगे। पहले क्या था कि पहले इतना भी विरोध लोग नहीं करते थे, मतलब अंग्रेज़ों का भी विरोध नहीं करते जैसे आजकल मोदी जी के कानूनों का विरोध लोग कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे नेता कांग्रेस पर छाए रहे और वे लोग उदारवाद तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे और उन्हें उदारवाद की संज्ञा दी गई ताकि उनके आरंभिक 20वीं शताब्दी के नवीन राष्ट्रवादियों से पृथक किया जा सके। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे, यानी कि एकदम से रुक करके, लेटर लिख करके, अंग्रेजों की नीतियों में विश्वास करके ये एक प्रकार से ऐसा करते थे। इस काल में यानी उदारवाद में कांग्रेस का जो उदारवाद काल रहा, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे, ये सब एक प्रकार से कांग्रेस के सदस्य के रूप में रहे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ठीक है, अपने प्रथम अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया इन्होंने, जो निम्नलिखित थे। कांग्रेस के मतलब कांग्रेस जो संस्था बनी थी, क्यों बनाई गई थी, इसका क्या लक्ष्य था, किस लिए बनाई गई थी, क्या उद्देश्य था, उसको पहले ही अध्यक्षीय भाषण में WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने इसको बताया। इसका क्या था भाई, इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये था कि देशवासियों में घनिष्ठता और मैत्री को बढ़ाना। बिल्कुल, चूँकि लोगों को एक प्रकार से जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे, भारतीयों को यही नहीं पता था कि भाई किसका समर्थन करें, किसका विरोध करें। उनको तो एक प्रकार से बस क्या मतलब जनता से, तो जनता को एक प्रकार से इकट्ठा करना, जनता में मैत्री का भाव बढ़ाना, लोगों में एक प्रकार से एकता को सुदृढ़ करना। इसके अलावा जाति, धर्म या प्रांतों से संबंधित सभी संभावित पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप पहले से कोई धारणा बना लें कि भाई फलाने व्यक्ति ऐसा होगा या ये व्यक्ति, इसका विचार ऐसा है। मतलब पहले से जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कोई धारणा पहले से बना लें तो वो धारणा एक प्रकार से क्या होती है, वही पूर्वाग्रह कहलाती है। तो जो जाति को लेकर के तमाम प्रकार की पूर्वाग्रह बनी है लोगों के मन में कि ब्राह्मण ऐसे हैं या दलित ऐसे हैं या क्षत्रिय ऐसे हैं या वैश्य ऐसे होते हैं, या धर्म को लेकर के कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे हैं, मुसलमान धर्म के लोग ऐसे हैं। लोग जो एक प्रकार से लोग चढ़ा करके, लोग एक प्रकार से लोगों को भ्रमित करके, ऐसी माहौल बना करके लोग झूठा प्रचार प्रसार करके लोग भ्रम फैला देते हैं। तो उसी भ्रम के बसीभूत होकर के लोग एक प्रकार से पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर 10 बार एक झूठ को बोला जाए तो वही बात सच लगने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार से तीसरी बात, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को सुदृढ़ करना था ताकि एक प्रकार से देश एकता के सूत्रपात में बन सके, ये भी लक्ष्य था। इसके अलावा इसका लक्ष्य ये था महोदय कि लोक हित में कार्य की भावी कार्य दिशा का निर्धारण करना, यानी भविष्य में एक प्रकार से लोक यानी जनता के हित में काम किया जाए, इसका उद्देश्य ये था। इसके अलावा समकालीन विकट समस्याओं से संबंध में शिक्षित वर्गों की सहमति लेना, यानी एक प्रकार से जो शिक्षित वर्ग हैं उनसे सहमति ली जाए। अगर कोई समस्याएं प्रेजेंट टाइम में आती हैं किसी भी मुद्दों को लेकर के, किसी भी जगह पर, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिजीवियों की मदद ली जाए। ये सब इसका एक प्रकार से कांग्रेस का उद्देश्य रखा गया था। जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्षीय भाषण में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस उद्देश्य को एक प्रकार से बताया था। बनर्जी के प्रारंभिक बयानों से राजनीतिक स्वरूप तथा साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य प्रणाली और शैली का स्पष्टीकरण हो गया था। कार्य प्रणाली इसकी क्या थी,
प्रारंभिक वर्षों में बम्बई और कलकत्ता के उन लोगों ने कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया जो सर्वप्रथम 1860 ईस्वी के दशकों में और फिर 1870 के दशक के प्रारंभ में उस समय एकजुट हुए थे। जब भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी कि जो आईसीएस की परीक्षा या जो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा होती थी अथवा कानून की पढ़ाई कर रहे जो लोग थे, सभी लोग दादा भाई नौरोजी से प्रभावित हुए, जो स्वयं एक जो है व्यवसायी और प्रचारक के रूप में इंग्लैंड में बस गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक अर्थशास्त्री भी थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने एक प्रकार से बहुत सारी नीतियाँ, दूसरे अध्यक्ष चूँकि कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी ही बनाए गए, ठीक है। इस समूह का सर्वाधिक विशिष्ट पक्ष इसकी कार्यप्रणाली थी, जिसके कारण से इसे उदारवादी या नरमपंथी नाम दिया गया, क्योंकि इसका लक्ष्य था आप ब्रिटिश शासन की स्थापना करना। आप ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटेन का शासन ना हो, ऐसे शासन की स्थापना जिसमें ब्रिटेन शासन मतलब कि ब्रिटिशर शासन न कर पाए। इस प्रकार शासन जिस पर अंग्रेजों का पूर्ण एकाधिकार ना हो, ऐसा शासन जिस पर अंग्रेज पूरा का पूरा अधिकार ना करें, कुछ अधिकार हमारे पास हो, कुछ अंग्रेज लोगों के पास हो। इससे अपने विनम्र निवेदनों को ब्रिटिश राज के प्रति जोर शोर से निष्ठा व्यक्त करते हुए प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया। यानी कि ये डायरेक्टली नहीं बोलते थे, कोई पत्र लिख करके, कोई भाषण दे करके, इस तरीके से अंग्रेज़ों से गुहार करते थे कि ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा सा सही करो। इन याचक नीतियों को प्रायः लगातार या तो समाचार पत्रों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से कांग्रेस के अधिवेशन जो होते थे केवल 3 दिन चलते थे, उनके माध्यम से सुस्पष्ट किया जाता था कि भाई कौन सा काम सही हो रहा है, कौन सा काम गलत हो रहा है, इसको बताते थे। और बड़े ही विनम्र के साथ, बहुत ही विनय के साथ, एक प्रकार से बहुत ही एकदम से गिड़गिड़ा करके ऐसे ही लोग मांगते थे कि भाई ये काम आप अंग्रेज साहब गलत कर रहे हो, इसको आप थोड़ा सा सही करो, ठीक है। इस तरीके की विचारधारा थी। वार्षिक अधिवेशन के बाद किसी प्रकार के कार्यक्रम को चालू रखने के लिए कांग्रेस के पास कोई संगठन तंत्र भी नहीं था। इस तरीके से एक प्रकार से कांग्रेस की ये चीज़ें मतलब ये कार्यप्रणाली थी, इस तरीके से अपने काम किया करते थे। इस तरीके से अंग्रेज़ों की नीतियों में विश्वास करके उनकी नीतियों में एक प्रकार से संशोधन की बात धीरे धीरे मात्रा में और डर करके किया करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे और इसकी मांगें क्या थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे और क्या मांगें थी। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश जनता की न्यायप्रियता तथा सहायता के बारे में उन्हें यह भ्रम था कि यदि अंग्रेजों को देश की वास्तविक स्थितियों से परिचित करवाया जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कांग्रेस के लोग ये विश्वास करते थे कि अगर जो है, चूँकि इंग्लैंड के लोग विदेशी हैं, उनको भारतीय जनमानस के बारे में, भारतीय सिचुएशन के बारे में पता नहीं है, इसीलिए उनको एक प्रकार से ये बताना कि भारतीय सिचुएशन कैसी है, जब वो भारत की सिचुएशन को समझेंगे तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। वो लोग सब कुछ जानते थे, अंग्रेज लोग, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मदद नहीं की। इसी प्रकार यह भी दृढ़ विश्वास था कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र है और देश की नौकरशाही के भेदभावपूर्ण व्यवहार के सारे कष्टों का उदय हुआ है। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों से इन दोहरे कारकों के बारे में स्पष्ट आभास होता है। एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक समान प्रकार के प्रस्तावों की पुनरावृत्ति की जाती थी, यानी कि जो एक बार प्रस्ताव हो गया फिर वही प्रस्ताव दोबारा अधिवेशन हुआ, उसमें भी वही प्रस्ताव कहीं न कहीं पे आते थे, प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किए जाते थे। इन प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की मांगों से संबंधित प्रयासों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली आपात राजनीति, दूसरी प्रशासनिक और तीसरी मतलब और अधिक में विभाजित कर सकते थे इसको, ठीक है। इस तरीके से राजनीतिक मांगों की अगर बात की जाए, राजनीतिक मांगें क्या थी भाई कांग्रेस की? कांग्रेस के लोग चाहते थे, उदारवादी राष्ट्रीयता के लोग जो थे, उदारवादी राष्ट्रीयता की इस मांग से पूरी तरह परिचित थे कि अंततः भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति मिलनी चाहिए। यानी कि ये पहली मांग थी कि भाई जो अंग्रेज लोग भारत को दास बना करके रखे हैं, सबसे पहली बात तो ये दासता से मुक्ति दें। लेकिन इसके लिए वे क्रमिक प्रयास करने के पक्ष में थे, यानी कि एक क्रम से, सीरियल से हर एक चीज़ हो, डायरेक्ट यहाँ से भगाने की बात नहीं करते थे अंग्रेजों की। इस दिशा में उनकी पहली मांग थी विधान परिषदों में सुधार करने की। क्या मांग थी पहले? कि विधान परिषदों में सुधार करा जाए, ये पहली डिमांड थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस दिशा में क्या पहली डिमांड थी कि विधान परिषद में सुधार किया जाए और उनमें भारतीय जनता के अधिक प्रतिनिधित्व भेजे जाए, यानी कि कांग्रेस के नेता भेजे जाएँ या भारतीय जनता के एक प्रकार से जो प्रतिनिधि हैं उनको एक प्रकार से यहाँ पर भेजा जाए। विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि करने और सदस्यों को बजट पर बहस करने का
और प्रशासन की आलोचना करने के अधिकारों की भी मांग की गई, यानी कि बजट अगर पारित हो तो उस पर भारतीय लोग भी बोल सके, ठीक है, और उसकी प्रशंसा या उसकी प्रशासन की आलोचना भी कर सके, प्रशंसा कर सके, कुछ भी कर सके, ठीक है। अगर कोई कमी रह रही तो उसको बता सके। राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट से भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अधिक स्थानों पर अधिकारों की मांग की और 20वीं शताब्दी में कांग्रेस ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समान स्वशासन की मांग की, यानी कि कांग्रेस ने कहा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्वशासित है, मतलब कि खुद पर शासन कर रहे हैं, बाहरी आप शासन तो आप बाहरी तरीके से कर रहे हैं, आप वो करिए, आप बाहरी मामले बाहरी मुद्दे आप भारत के देखिए, लेकिन आंतरिक शासन जो है वो हम लोगों को यानी कांग्रेस के हाथों में दे दीजिए, ऐसा भी डिमांड कांग्रेस के जो नरमपंथी विचारक हैं उन लोगों ने करी। तो ये सब राजनीतिक मांगें इनकी रहीं। प्रशासनिक मांगें जो कांग्रेस की रही भैया, वो ये रही कि प्रशासन से रिलेटेड जो सुधार की मांग करेगी, प्रशासन में सुधार किया जाए, शासन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अक्षमता समाप्त करने और दमनकारी नीतियों में परिवर्तन लाने की बात करी, यानी ऐसी नीतियां जो कि एक प्रकार से भारतीयों को एक प्रकार से दबा रही थी, भारतीयों को एक प्रकार से भारतीयों पर थोपी जा रही थी, भारतीयों को उससे बड़ा नुकसान हो रहा था, उन नीतियों को खत्म करने की बात करी, उनमें परिवर्तन करने की बात करी। उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग भी प्रस्तुत की गई, यानी कि जो उच्च पदों पर क्या था, अच्छा अंग्रेज लोग कभी उच्च पदों पर या अधिकारी रैंक पर कभी भारतीय लोगों को नहीं बैठने देते थे, वो केवल सिपाही बन सकते थे, थोड़ा सिपाही से ऊपर बन सकते थे, इससे बाद में कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए मांग भी ये भी की गई कि एक प्रकार से जो उच्च प्रशासनिक पद हैं उन पर भारतीय लोगों की एक प्रकार से वो करी जाए। इसी प्रकार पुलिस के दमनकारी और अत्याचारपूर्ण व्यवहार की निंदा करके जनता के प्रति उनका रुख बदलने, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों की पृथक्करण जिसके अधिकारों में कमी लाने और मतलब कि जूरो जो होता था, ठीक है, एक व्यवस्था होती थी न्यायपालिका में, ठीक है, शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था करने, भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार देने की मांग कांग्रेस सरकार ने के समक्ष रखा, यानी कांग्रेस ने सरकार के समक्ष रखा कि भारतीय लोग भी एक प्रकार से उनको न्याय मिले, अच्छा उनको कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक प्रकार से उनके अधिकार मिले, ठीक है। न्यायपालिका यानी कि न्यायालय में, कार्यपालिका मतलब कि संसद वगैरह में, ठीक है, और जो है विधायक मतलब कार्यपालिका मतलब जो काम करने वाले हैं या मंत्री परिषद वगैरह जो है उसमें भाग लिया जाए, और संसद में कानून बनाने के को लेकर के भी भारतीय लोगों की एक प्रकार से जो स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाए। तीसरी मांग थी नागरिक अधिकारों के सुरक्षा की मांग, ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह था कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाना, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा एक प्रकार से उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस मतलब कि इसकी सरकार की है। भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव को रोकने तथा सरकारी नीतियों को की आलोचना से क्षुब्ध होकर के अंग्रेजी सरकार भारतीयों के विस्तार, अभिव्यक्ति और संगठनात्मक कार्यों पर प्रतिबंध लगा देती थी, यानी कि जो भारत की स्वतंत्रता थी, भारत की स्वतंत्रता मतलब कि क्या, भारत में जो एक प्रकार से क्या होता था, तमाम प्रकार के भारतीयों के विचार थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, संगठनात्मक कार्य जो भारतीय इकट्ठा होकर करते थे उन सभी पर प्रतिबंध समय समय पर अंग्रेज सरकार लगा देती थी। प्रेस वगैरह पर, समाचार पत्रों पर सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते थे, तमाम प्रकार के कवियों पर, लेखनी पर उनके रोक लगा दिया गया, तमाम प्रकार की चीज़ें करी गई। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो चीज़ें जो एक प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए मतलब कि हितकर नहीं होती थी उन पर अंग्रेज़ सरकार लोग प्रतिबंध लगा देते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य कई नेताओं को बम्बई सरकार ने उनके द्वारा दिए गए भाषण और लेखों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला कर जेल की सज़ा दे दी गई। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेस के नेता थे इन लोगों को ये मतलब कि ये कहते थे कि भाई अगर आप जो समाचार पत्र वगैरह भारत के छप रहे हैं या जो नीतियां मतलब आपकी नीतियों का कोई आलोचना कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है अंग्रेज़ों के, तो उन नीतियों का विरोध करने वाले को जेल में बंद कर देते थे, उनके समाचार पत्र वगैरह बंद करवा देते थे। उनके अगर कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई रचना लिख रहा है तो उस रचना को ही ख़त्म कर दो, उसको नेगलेक्ट कर दो, इस तरीके की बात किया करते थे। कुल मिलाकर के ये था कि तो इस तरीके से नागरिक अधिकारों की जो सुरक्षा थी उसकी भी मांग जो है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने करी। तो ऐसे लोग जो कि एक प्रकार सरकार के खिलाफ़ कुछ बोलते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ लिखते थे, चाहे वो जैसे भारत भारती आप देखते हैं एक रचना थी मैथिली शरण गुप्त की, उस पर भी मतलब उसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी भी सीखना शुरू कर दी।
तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे जो विचारक थे, कुछ ऐसे जो बुद्धिजीवी थे, मनीषी लोग थे भारत के, वो एक प्रकार से लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लिख रहे थे। तमाम प्रकार के प्रेस वगैरह थे, समाचार पत्र थे, जिनमें आलोचनाएँ छपती थीं अंग्रेज़ सरकार के जो नीतियाँ होती थी उनके विरुद्ध। तो उन सभी पर एक प्रकार से बैन लगाने का काम अंग्रेज़ी सरकार लगातार किया करती थी। तो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, इन लोगों ने एक प्रकार से ये डिमांड रखी कि आप इन पर प्रतिबंध ना लगाएं, ठीक है। आप अपनी आलोचना को देखें, चूँकि आप गलत कर रहे हो तो आपकी आलोचना स्वाभाविक सी बात है कि होगी, ठीक है। चौथी बात ये साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन, एक प्रकार से इस पर भी इन लोगों ने, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, इन लोगों ने किया। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साम्राज्यवाद का अधिक विवेचन करना था। साम्राज्यवाद एक प्रकार से एक विचारधारा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का काम जो है किया मतलब ये उदारवाद के नेताओं ने। इन राष्ट्रवादियों ने भारत की गरीबी के लिए सरकारी नीतियों को उत्तरदायी माना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक बड़ी फेमस रही है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक बेसिकली भारतीयों से रिलेटेड है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में किस तरीके की गरीबी रही, या भारत के लोग एक प्रकार से किस तरीके से थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बयां करने के लिए, अगर आपको मतलब बयां करती है ये पुस्तक। अगर आपको जानना है तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। हालांकि आप पढ़ने में लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये पुस्तक जो है बड़ी फेमस पुस्तक रही है। और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो इस पुस्तक का जिक्र इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जो कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद को आर्थिक दुष्परिणामों की विवेचना एक प्रकार से इन्होंने इस पुस्तक में करी है। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया है। उसके परिणामों की गंभीरता को समझ करके राष्ट्रवादिता ने सरकारी आर्थिक नीतियों में बदलाव की मांग करी। यानी धन निष्कासन का सिद्धांत, चूँकि अंग्रेज लोग जो थे यहीं से एक प्रकार से धन लेते थे, और यहाँ के धन से ही एक प्रकार से अंग्रेज के जो अधिकारी होते थे उनकी सैलरी वगैरह भारतीय कोष से या भारतीय संचित निधि से जो समय की थी उससे दिए जाते थे। तो इस पर एक प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने, चूँकि इकोनॉमी के अच्छे जानकार थे, तो इन्होंने उस पर एक प्रकार से बड़ी व्यंग किया और चर्चा करी कि भाई ये कैसा काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं पे दादा भाई नौरोजी भी एक प्रकार से ये अंग्रेज मतलब कि अंग्रेज के खिलाफ जो है बोला करते थे, और इनकी पुस्तक जो है ये बड़ी फेमस रही उस दौरान की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगला जो पॉइंट रहा वो ये रहा कि जो कांग्रेस के प्रति सरकारी रवैया रहा वो भी कहीं ना कहीं पे ये ठीक नहीं रहा। कांग्रेस के इस नरम रुख और राजभक्ति के होते हुए भी उसे सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। यानी कांग्रेस के जो नेता थे उदारवाद के, खूब ज़्यादा पत्र वत्र लिखते थे कि सरकार ऐसा कर दो वैसा कर दो, दुनिया भर का ज्ञान उस पत्र में लिख करके और सिफारिश किया करते थे। तो जब सिफारिश कोई अंग्रेज वगैरह देखते थे उधर फेंक देते थे कूड़ेदान में कि चलो निकलो इधर से, मतलब कोई सुनवाई इन लोगों की नहीं हुआ करती थी। लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन की मांग की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। जो स्वशासन होता है कि मतलब कि आप जैसे बड़े बड़े मुद्दे जो आंतरिक मामले हैं वो आंतरिक मामले कांग्रेस देख लेगी, ऐसा इन लोगों ने डिमांड करी कि जो आंतरिक मुद्दे हैं भारत के वो कांग्रेस देखेगी। यानी भारतीयों के लिए कोई कानून बनाना होगा तो उसमें एक प्रकार से हम लोग बनाएंगे कानून, लेकिन अगर कोई बाहरी मामला हुआ, युद्ध वगैरह होता है कि बाहरी निर्णय लेना हो तो आप ही लोग लो, अंग्रेजों से कहा गया। लेकिन आंतरिक मामलों में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में करे हो ऐसे हमारे यहाँ पर भी कर दो। ऐसी डिमांड जो है जब कांग्रेस के नेताओं ने करी तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो था वो था। लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में क्या किया, स्वशासन की डिमांड जो थी इन लोगों की उसकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। अंग्रेज अधिकारी भी कांग्रेसियों तथा उनकी नीतियों के कटु आलोचक बन गए। यानी कि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो लगातार वो भी एक प्रकार से लोगों का विरोधी कर रहे थे। राष्ट्रवादियों को नमक हराम देशद्रोही ब्राह्मण भी कहा गया, ठीक है। अधिकारी वर्ग ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद या शिव प्रसाद जी, उनको प्रेरणा दी, मोटिवेशन दिया कि वे कांग्रेस के प्रचार और प्रतिरोध करने के लिए एक संगठित भारतीय देशभक्त मंडल यानी यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करें, गठन करें उसका। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और यह कहा कि सूक्ष्मदर्शी कांग्रेस के बारे में जो डफरिन था इसने क्या कहा कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है।
लॉर्ड कर्जन ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। मतलब चूंकि जो उदारवाद था ये एक प्रकार से गिड़गिड़ा करके बात करता था, एकदम से झुक करके बात करता था अंग्रेजों के समक्ष। मतलब थोड़ा सा टाइट होकर के हमरे देशों में तू कब्जियाए हो और हम ही तुझसे दबी के बतुआई, यही मेरे काम करते रहे ये सब। एकरे बाद जब ये सब देखत हैं, तीन मिला रहे तीन व्यक्ति, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग कांग्रेस में ही थे, लेकिन इन लोगों को लगता था कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो जब ऐसी मौज मस्ती के साथ ये लोग जो है मौज उड़ाने लगे, इनकी बात, कांग्रेस जो संस्था थी देश का प्रतिनिधित्व करने वाली, इसका मजाक सा बना दिया इन लोगों ने। तब ऐसी स्थिति में एक प्रकार से ये गरम दल का उदय जो है स्वाभाविक सी बात है हो जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 तक जो एरिया है, यानी 1885 से लेकर के यानी लगभग 20 वर्ष तक, 20 साल तक एक प्रकार से यही सब खिलवाड़ चलता रहा। कांग्रेस का कोई काम सही तरीके से अंग्रेजों ने नहीं सुना। इसके बीच कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा की अगर बात की तो कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चूंकि उदारवादी युग में कांग्रेस का मुख्य कार्य राष्ट्रीय राजनीतिक जागरण पैदा करना था, लोग एक प्रकार से राजनीति के बारे में जाने, ये एक प्रकार से करना था। इसके साथ ही साथ इसने भारत के वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग भी करी, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास भी किया, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष भी किया। इसने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की कटु आलोचना करके स्वदेशी की भावना को विकसित करने का प्रयास भी किया उदारवादी नेताओं ने इस 20 वर्षों में। 1885 से 1905 के बीच का समय भारतीय राष्ट्रवादिता के बीजारोपण का समय था और उस दौर के राष्ट्रवादियों ने उस बीज को अच्छी तरह से गहराई, मतलब कि अच्छी तरह से गहराई में बोया। यानी कहीं ना कहीं पे जो राष्ट्रवाद की भावना, इससे पहले लोग नहीं जानते थे कि राष्ट्रवाद है क्या। 1857 की क्रांति में भी एक प्रकार से लोग एकजुट उसके बाद में ना हो सके। तब 1885 में जब इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही साथ ये एक प्रकार से हो जाता है कि अब जो है एक संस्था है जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, भारत की संस्था है, भारत के लोग इसमें काम करें, तो लोग, जनता जो थी ये कांग्रेस के साथ जुड़ने लगी। अब 1885 से 1905 तक का काल जो रहा, इसमें ज़्यादा कुछ ये लोग कर नहीं पाए, यानी अंग्रेजों से कोई अपनी डिमांड मनवा नहीं पाए। हाँ, ये ज़रूर था कि एक पृष्ठभूमि तैयार हुई जनता के लिए, जनता जुड़ने लगी कांग्रेस से, जनता कांग्रेस को पसंद करने लगी। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं के कहने पर काम करने लगी। अब दूसरा युग आता है इसी समय 1905 की अगर बात की जाए, मतलब 1906 ईस्वी से लेकर के 1919 का समय, ये समय वह काल है जो कि गर्म पंथ के नाम से या उग्रवाद के नाम से या उग्रवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है कांग्रेस में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के कारण कौन से कारण थे जिसके ये चीज़ें हुई? चूँकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1850 के बाद और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ यानी 1901 ईस्वी से के बाद, ये प्रारंभ हो गया 20वीं शताब्दी का, और 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब कि 1850 के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रारंभ तक कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। जनता भी एक प्रकार से कह रही थी क्या कर रहे हो यार, कैसे, अभी मान लेते हैं चाइना वाले अभी जो है अटैक की सोचें और चाइना वाले कुछ बोले हमारे यहाँ कब्जा करने लगे या कुछ ऐसा चीज़ करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, और मोदी जी और उनकी सरकार चुप बैठी रही, तो जनता क्या कहेगी? जनता सोचेगी कि क्यों नहीं कर रहे हैं, काहे के लिए चुप बैठे हैं, यानी जनता कोसेगी सरकार को। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रकार से कांग्रेस को भी एक प्रकार से लोग कोसने लगे, तुम्हें हम इतना मदद करें, तू कुछ नहीं के पुत्र अंग्रेज के सामने डराई जात हो। जैसे सांसद वगैरह को अपने क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि भाई संसद में जाकर के तुम्हारी चुप्पी, मतलब कि मुंह नहीं खुलता है, और यहाँ आकर के खूब ज्ञान लगाते हो, गाना गाते हो। तो असंतोष बढ़ता जा रहा था जनता क्या कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस के पुराने नेताओं और उनकी मतलब भिक्षा याचना की नीति ने कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बना कर रख दी, यानी कि लोग कांग्रेस का मजाक उड़ाने लगे। इसके फलस्वरूप कांग्रेस में एक नए तरुण दल का उदय हुआ। तरुण मतलब कि थोड़ा सा दहकता हुआ या थोड़ा सा युवा जो लोग थे, उनका एक प्रकार से उनका खून चूँकि खौलने लगा इन सभी बातों को सुन करके। जो पुराने नेताओं के आदर्शों यानी जो आइडियल था उनका, उनके सिद्धांत जो थे, उनके कड़े आलोचक बन गए, यानी कहा कि छोड़ो, अब हो गया तुम लोगों का, बहुत किए तुम लोग। ठीक है, फलतः इसके फलस्वरूप कांग्रेस में दो गुट, मतलब कांग्रेस चूँकि जब जो ये लोग थे विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये तीन लोगों ने जब विरोध किया इन लोगों का, तो ये जो बड़े लोग नेता थे या जो एक प्रकार से आदर्शवादी नेता थे, जो पुराने ख्यालों के थे, जो अंग्रेज सरकारों की नीतियों में विश्वास रखते थे, पत्र के माध्यम से
क्रांति लाने की बात करते थे, उन लोगों को एक प्रकार से उन लोगों ने मिलकर के कहा कि ठीक है, तो तुम लोगों को अगर लगता है तो कुछ कांग्रेस के नेता मिलकर के कांग्रेस का अलग दल बन गया, उग्रवाद यानी कि गरम दल, और ये जो पुराने नेता थे वो नरम दल के रूप में ही रहे। ठीक है, तो दो गुटों में कांग्रेस बढ़ जाता है, उदारवादी और उग्रवादी, या नरमपंथी या गरमपंथी। ठीक है, आगे चल करके 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्टता दो दलों में, नरम दल और गरम दल में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। इस विभाजन ने भारत में उग्रवादी मतलब उग्र राष्ट्रवादिता को जन्म दिया। यानी अभी तक एक प्रकार से भारत में यही था कि भाई पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, अब क्या था, जबरदस्ती छीनेंगे तुमसे हम। ठीक है, इस तरीके से लड़ भिड़ करके भी लेंगे, यानी साम दाम दंड भेद कुल अपनाएंगे। तो भारत में उग्र आंदोलन या उग्रवादी आंदोलन का जन्म अचानक नहीं हो गया था, यह वर्षों से सुलगते असंतोष और निराशा का परिणाम था। इसके विकास में अनेक कारणों का योगदान था, ऐसा नहीं कि अचानक से एक प्रकार से ये चीज़ें आ गई हों, इसके पीछे कई रणनीति थी। पहला कारण यह था कि कांग्रेस की विफलता। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही सरकार के प्रति भिक्षाटन की नीति अपनाई, यानी कि हमेशा से भिक्षा टाइप की, यानी कि जो है बेग टाइप की बात करी, बेग मतलब भीख मांगने टाइप की, कि भाई हमको ये चाहिए, हमको सरकार दे दो, प्रभु हमारे नाथ, हे प्रभु हमको दे दो, इस तरीके की नीति अपनाई। यही भिक्षाटन की नीति है। उसने संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की मांग अंग्रेज सरकार के समक्ष रखी। किसने? जो कांग्रेस के नेता थे, जो उदारवादी थे, उन लोगों ने। परंतु सरकार ने उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस मतलब सरकार ने कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही किया कि 1861 का जो अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम, उस एक्ट में संशोधन करके 1882 मतलब 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट पास कर दिया, जिसमें कुछ सुधार किए गए थे। इस एक्ट के सुधार पर्याप्त नहीं थे। फिर भी कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी जनता में। अनेकों को विश्वास था कि भिक्षाटन की नीति का परित्याग किए बिना सरकार से किसी प्रकार का आशा करना व्यर्थ है। इसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना आवश्यक समझा गया, और इस जो है संघर्ष के रास्ते का ही एक प्रकार से परिणाम हुआ कि एक नई विचारधारा जो कि उग्रवाद के नाम से जानी जाती है, भारत में कांग्रेस में एक प्रकार से आती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा कारण यह रहा महोदय कि आर्थिक कारण, यानी इकोनॉमिकल रीज़न जो रहा वो क्या रहा? सरकार की चूंकि आर्थिक नीतियां जो बनती थीं वो एक प्रकार से वो ऐसी नीतियां बनती थी जिससे अंग्रेजों का ही फायदा होता था, भारतीयों का बिल्कुल फायदा नहीं होता था, नुकसान ही होता था। तो सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भी असंतोष सुलग रहा था लोगों में। सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, गरीबी तथा दरिद्रता लगातार बढ़ रही थी। सरकार इस फिराक में लगी थी कि कैसे भारत से अधिक धन लूट करके और कच्चा माल यहाँ से ले जा करके इंग्लैंड की आर्थिक संपन्नता को बढ़ाई जाए, इंग्लैंड को और धनी बनाया जाए और वहाँ के उद्योग धंधों को विकसित किया जाए। भारतीय उद्योगों को विकसित होने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां अपना ली थीं जिससे उनका विकास ना हो सके, यानी भारत कोई उद्योग ना कर सके या भारत में कोई उद्योग स्थापित ना हो सके। अंग्रेज लोग अपने यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से अपनी मशीनों में बना करके फिर वही माल ला करके भारत में बेचते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। महादेव गोविंद नानाडे की जो सेज इन इंडिया इकोनॉमी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई, और आर.सी. दत्त, यानी कि आर.सी. दत्त जी ये भी एक इकोनॉमिक मतलब रहे हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट, तो इन्होंने लिखी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में ये भी प्रकाशित हुई थी। इन सभी पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान लोगों के बारे में बताया कि भारत को किस तरीके से आर्थिक तंत्र भारत का जो है एक प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है, भारत की जो संपन्नता है उसको किस तरीके से छीन करी जा रही है। ये सारी बातें इन सभी पुस्तक में आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद नानाडे की पुस्तक में बताई गई। नई पीढ़ी के नेताओं ने इन्हीं पुस्तकों के तथ्य को लिया, इन्हीं पुस्तकों से फैक्ट को उठाया और अंग्रेजी राज की आलोचना करनी शुरू कर दी और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इस तरीके से अंग्रेज हमको लूट रहे हैं और हम लोग एक प्रकार से उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? भय बिन होए न प्रीत। क्या करना है? लक्ष्मण बाण सरासन आनु। जब 3 दिन बीत गए थे भगवान राम को समुद्र के तट पर बैठे हुए, तब प्रभु ने क्या कहा था कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, कि हमारे सरासन और बाण ले आओ। सरासन माने धनुष, धनुष और बाण मेरे लक्ष्मण ले आओ। ठीक है, संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उरंतर ज्वाला। तब एक प्रकार से बिपिन चंद्र पाल और ये सब एक प्रकार से यहाँ पर आते हैं। ठीक, बिपिन चंद्र पाल और इसके अलावा लाल बहादुर, क्या नाम था उनका, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, 3 व्यक्ति थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाल माने लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, पाल माने होते बिपिन चंद्र पाल, और
लाल बाल पाल, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इस तरीके से 3 नेता बहुत ही फेमस थे, बाकी और नेता थे, केवल इन्हीं 3 लोग नहीं थे, और भी नेता थे जो कि एक प्रकार से उग्रवाद में आते हैं। तो अगला कारण ये रहा उग्रवाद के उदय का कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव पड़ा, चूंकि विदेशों में भी तमाम प्रकार के ऐसे नेता वगैरह हुए जिन्होंने एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। चूंकि अंग्रेज केवल भारत पर ही शासन नहीं कर रहा था, उस दौरान तमाम प्रकार के और देशों में विश्व के शासन कर रहा था। ऐसे में उन वहाँ की जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए क्या काम किया, उसको भी कहीं ना कहीं पर इन लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इन घटनाओं ने उग्रवादी विचारधारा को विकसित किया। इन घटनाओं में खास करके इटली असीनिया का युद्ध हुआ, इटली और असीनिया के बीच में, जिसमें इटली की पराजय होती है। रूस जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस की हार होती है, मतलब कि रूस जो कि एक बहुत बड़ा देश और जापान एक छोटा सा देश, जापान ने रूस को पराजित कर दिया। तो जब ये समाचार पत्र में छपा, लोगों ने सुना, ऑल इंडिया रेडियो में खबर आई कि अरे रूस जैसे महाविशाल देश को जापान जैसे छोटे देश ने पराजित कर दिया, तो इन लोगों को लगने लगा कि अगर रूस को जापान पराजित कर सकता है तो हम लोग भी अंग्रेजों को यहाँ से क्यों नहीं भगा सकते, यानी मोटिवेशन मिला इससे। एवं रूस की क्रांति हुई 1904 से 1905 में। अफ्रीका का बोअर युद्ध सुना लोगों ने, चीन का बक्सर युद्ध देखा, टर्की का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब एक प्रकार से ऐसी घटनाएं विश्व में हो रही थी जिनको लोगों ने पढ़ा, जिनको जाना, जिनको समझा, और लोगों को लगने लगा, भारतीय लोगों को, यहाँ के लोगों को, कांग्रेस के ऐसे नेताओं को जो गर्म दल के थे, उनको लगने लगा कि हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमको भी एक प्रकार से आज़ादी मिल सकती है। इन विद्रोहों और क्रांतियों ने दिखा दिया कि साम्राज्यवादी शक्तियों को पराजित किया जा सकता है। साम्राज्यवादी शक्ति कौन? जैसे फ्रांस हो गए, जैसे इंग्लैंड हो गए, ये लोग एक प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाते थे, अलग अलग देशों में जाकर के अपना एक प्रकार से झंडा गाड़ते थे और उसको कब्जाते थे, ठीक है। तो साम्राज्यवादी शक्ति को पराजित करने के लिए एक प्रकार से ये सब जो घटनाएं विश्व में हुई, ये सब एक प्रकार से पर्याप्त थी। जापान से छोटे देश के द्वारा रूस जैसी महान शक्ति की पराजय एक आश्चर्यजनक घटना पूरे विश्व के लिए थी। रूस जापान युद्ध में बौनों ने दानों को पराजित कर दिया, ठीक है। क्योंकि जापान एक बौना और रूस एक दानव, एक मॉन्स्टर, और जापान एक छोटा सा देश जिसने पराजित कर दौड़ा दौड़ा के मारा रूस वालों को, ठीक है। तो इन घटनाओं का भारत पर क्या पड़ा? व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीयों में यह भावना प्रबल होने लगी कि वे संघर्ष के द्वारा भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया मिटा सकते हैं। यानी भारत पर जो एक प्रकार से ये साया मंडरा रहा है जो है इन लोगों का, इसको ख़त्म किया जा सकता है किसके द्वारा? इसको ख़त्म किया जा सकता है विद्रोह के द्वारा, क्रांति के द्वारा। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ भी एक प्रकार से इसमें इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन जो था वो भी ऐसी तमाम प्रकार की नीति बनाई जिसकी वजह से एक प्रकार से क्या हुआ, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके, क्लियर, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, लॉर्ड कर्जन की नीतियों के फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का तेज़ी से विकास हुआ। लॉर्ड कर्जन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया और उसकी भावनाओं को अपने पैरों पर पैरों तले कुचल दिया। या भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें मजबूत करने आया था कौन? लॉर्ड कर्जन। उसने भारतीयों को संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार देने के बदले जो है उनकी एक प्रकार से जो शक्ति थी उसको अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं पे भारतीयों को अपने बस में करने का प्रयास लॉर्ड कर्जन ने किया। उसने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या घटा दी भारतीयों की। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट के द्वारा उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसका सबसे विवादास्पद कार्य था बंगाल का विभाजन। उसने बंग भंग किया। बंग भंग मतलब बंगाल में जो है, जैसे जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल के रूप में, और जो आज का पश्चिम बंगाल है वो अपना बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल, इसमें दो बंगाल में जो बांटा गया हिंदू मुसलमान के आधार पर। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि ये लोग एक प्रकार से हम ही लोगों में लड़ा करके हम लोगों को कि हम लोगों को एक प्रकार से लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रहे हैं। लोगों को स्पष्ट दिखने लगा लॉर्ड कर्जन की वजह से कि ये एक प्रकार से ये हम लोगों को एक प्रकार से जो है लड़ा भिड़ा करके और अपना शासन करना चाहते, बिल्ली और वही बंदर वाली हाल है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को स्पष्ट अब हो गया कि ये हम लोगों को एक प्रकार से हम लोगों की मौज काटने आए हैं, हम लोगों को एक प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का जो धन है वो लूटने आए हैं, पूरा एकदम से स्पष्ट हो गया। अभी तक जो कसर थी लोगों को पता चल गई सारी चीज़ें। पांचवा कारण था उग्रवाद नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ। उग्रवादी नेताओं का उग्रवाद की भावना विकसित करने में अनेक भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही देश में जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा भी विकसित हो रही थी। बंगाल में अश्विनी कुमार दल और महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री के जो है चिपलेकर
से मतलब विष्णु शास्त्री चिप लेकर वो उग्र विचारधारा का प्रसार कर रहे थे महाराष्ट्र में। बंगाल में अश्विनी कुमार दल, और इसे बाल गंगाधर तिलक ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने समाचार पत्रों के द्वारा मराठा और केसरी, ये 2 समाचार पत्र थे, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया तेज कर दी इन पत्रों के माध्यम से। उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी पर्व के द्वारा भी उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। आप देखते हैं महाराष्ट्र वगैरह में गणेश पूजा इस समय चल रहा है बहुत भयानक रूप से। अब उत्तर भारत में भी लोग मनाने लगे हैं और शिवाजी पर्व मनाने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर अपने संस्कृति के प्रति, अपने मतलब एक प्रकार से कल्चर के प्रति जो है लोगों को लगने लगा कि भाई अपना कल्चर सबसे बेस्ट है, और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन भी बताया। तिलक ने यहाँ तक कि कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कि ये एक वर्ष में मेढक की बात टर्राने का मतलब ये है कि कांग्रेस का अधिवेशन 1 साल में होता था। अब 1 साल में आकर के एक नीति बनाओगे, कुछ उद्देश्य बताओगे, और केवल ठंडा पानी इसे रख देते थे बोतल पर, इसे पूरा का पूरा टेबल होता था, उस पर ठंडे की बोतल होती थी, बढ़िया बढ़िया नमकीन होती थी, और पिस्ता काजू बादाम रखा रहता था, वही कुल खाते थे सब लोग जो बैठते थे। उसके बाद में फिर क्या करते थे, बातचीत करते थे। तो एक बार मेढक की भांति केवल टर्राते थे 1 साल में, बाकी फिर 1 साल बाद अधिवेशन दूसरा होता था, दूसरे शहर में अध्यक्ष दूसरा बनता था, फिर कोई मुद्दा उठाते थे, फिर कोई बात करते थे। इस तरीके से क्या होता था। तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये सब 1 साल में मेढक की भांति बारिश में टर्राने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। तिलक के अतिरिक्त और भी तमाम प्रकार के जो लोग थे शामिल थे इसमें, खास करके बिपिन चंद्र पाल जी, अरविंद घोष जी, लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने भारतीय देश के लिए अपना बलिदान देने को उत्प्रेरित किया। इनके विचारों से प्रभावित होकर के अधिकतर भारतीय उग्रवाद की तरफ अग्रसर हुए, और उग्रवाद को एक प्रकार से जन समर्थन भी एक प्रकार से खूब दबा के मिलने लगा। छठा कारण ये रहा बंगाल का विभाजन। संभवतः कर्जन का जो लॉर्ड कर्जन था उसका सबसे घृणित काम था बंगाल को 2 भागों में बांटना। बंगाल तथा पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित करना एक प्रकार से इसका सबसे गलत काम था। यह कार्य बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध की उपेक्षा करके किया गया था। इससे यह सिद्ध हो गया था कि कर्जन और लंदन स्थित गृह सरकार भारत के लोकमत की किस प्रकार अवहेलना करती है। जो लोग ये सोचते थे कि अंग्रेजी सरकार ठीक है, उन लोगों को एक प्रकार से अब ये लग गया कि अंग्रेजी सरकार जो है हमारे खिलाफ ही काम कर रही है। यह स्पष्ट हो गया कि बंटवारा धर्म के नाम पर किया गया है। बंगाल के प्रमुख समाचार पत्र बंगाली ने इस घटना को राष्ट्रीय विपत्ति बताया। समूचे बंगाल में विरोध सभाएं गठित होनी शुरू हो गई, जिसमें हजारों व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। और उस समय बंगाल जो था उसमें एक प्रकार से बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे। उन लोगों ने तमाम प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बंगाल विभाजन की आलोचनाएं शुरू कर दी। उग्रवादियों ने विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी माल का अंगीकार कर लिया, यानी कि विदेशी जितनी भी वस्तुएं थी वो सब हम नहीं खरीदेंगे, केवल स्वदेशी बातों पर ही ध्यान रखेंगे। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों को एक प्रकार से लाने का काम किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी बल दिया गया। विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी माल के प्रयोग से क्या हुआ, भारतीय जो उद्योग थे उन भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, भारतीयों को कार्य तथा सेवाओं के अवसर मिलने लगे। शीघ्र ही यह अनुभव किया जाने लगा कि विदेशी शोषण के विरुद्ध तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली हथियार हैं। लोगों से आर्थिक आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करना अधिक सरल हो गया। लोगों को अब ये लगने लगा कि अंग्रेज एक प्रकार से हमारे दुश्मन हैं और एक प्रकार से हम भारतीय आपस में मित्र हैं। हम कभी अगर बटेंगे एक प्रकार से तो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इस तरीके के लोगों को लगने लगा। सरकार नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई। उग्रवादी दल की योजना थी कि विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए, विद्यार्थी लोगों को बताया जाए कि आपके देश में क्या चल रहा है। जब सरकार ने विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की धमकी दी तो विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वे इन विश्वविद्यालयों को छोड़ दें, और सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई, और ऐसे ही तमाम प्रकार के और एक प्रकार से विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी शुरू हो गई, जिसमें एक प्रकार से बाद में आकर के आप देखते हैं 1911 के आसपास ही आप देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या आप देखते हैं बाद में आकर के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या ऐसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी जो कि भारतीयता से प्रेरित थी और भारतीय लोगों की थी। अब इसमें पढ़ाई करो, ऐसा होने लगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं पे आपने ये देखा कि ये जो एक प्रकार से हमने बताया आपको
इस तरीके से आप लोगों को एक प्रकार से गर्म दल और नरम दल के बारे में बताया। तो गर्म दल की जो एक प्रकार से पीछे था, उसके पीछे बड़ा लॉजिक था, बड़ा कारण था। ऐसे ही नहीं कोई विचारधारा आती है, उस विचारधारा के पीछे वर्षों का, एक प्रकार से लगभग 10-12 वर्षों का संघर्ष होता है, और उस दौरान एक प्रकार से तमाम प्रकार की नीतियाँ आती हैं, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका विरोध लोग करते हैं, जिनसे लोग परेशान होते हैं। उसके बाद में फिर ज्वालामुखी की भांति फूटता है। तो उसी ज्वालामुखी की भांति उग्रवाद फूटा। बाद में आकर के फिर क्या होगा, अब इसके बाद वाला चैप्टर होगा वो 1919 का जो असहयोग आंदोलन है, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी चूंकि एक प्रकार से 1919 तक भारतीय राजनीति में एकदम से सक्रिय हो चुके थे। उससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन ये 1919 में सक्रिय रूप में आते हैं। और 1919 का जो असहयोग आंदोलन है, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 1919 में असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो गर्म दल और नरम दल था, गर्म दल और नरम दल ये जो था एक प्रकार से आपस में मिल जाता है, और इस तरीके से नरम दल और गर्म दल मिलाकर के फिर से कांग्रेस बन जाते हैं, और इस तरफ कांग्रेस का एक ही गुट हो जाता है, यानी जो बंटवारा था वो सब समाप्त हो जाता है। गांधी जी ने सबको समझाया और बड़े बड़े नेताओं ने समझाया, और सभी लोग मिलजुल करके फिर काम करने लगे। तो थोड़ा सा वो उनको समझे और वो उनको समझे, इस तरीके से पूरी चीज़ें हुई, ठीक है। साइकोलॉजी का एक प्रकार से चैप्टर 2 की क्लास हो चुकी है, कल परसों आप की हुई थी, आपने देखा होगा इसको, तो ये भी देख लीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।